हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? तो चलिए लिखते हैं, व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स मैं आपको बताऊं, ठीक है। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स आपका एक सोचने का तरीका है, ठीक है। आपकी सराउंडिंग में, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जो भी फिनोमिना हो रहा है, जो भी चीज़ हो रही है, वो सब कुछ फिज़िक्स है। सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, धरती का घूमना, मौसम का बदलना, ठीक है, चाय का ठंडा होना, आइसक्रीम का पिघलना, सब कुछ फिज़िक्स है। सब कुछ फिज़िक्स है, ठीक है। आप जो कुछ भी ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी फिनोमिना आप समझ रहे हैं, सब कुछ फिज़िक्स है, ठीक है। हर एक चीज़ को फिज़िक्स के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है और हर एक फिनोमिना के लिए फ़िज़िक्स में लॉज मौजूद हैं। तो अगर इसको हम लोग साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलें कि फ़िज़िक्स क्या है, तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो आपका किसी नेचर या किसी नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करने का जो तरीका है वो है आपका फ़िज़िक्स, ठीक है। तो वी कैन राइट फ़िज़िक्स is a subject of studying nature and natural phenomena. क्लियर? इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिज़िक्स एक ऐसा विषय है जो कि आपका नेचुरल फिनोमिना और नेचर को स्टडी करता है, ठीक है। नाउ वी वुड नो कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिज़िक्स। सो देखते हैं, स्कोप ऑफ फिज़िक्स। तो हम स्कोप ऑफ फिज़िक्स की अगर बात करें, स्कोप ऑफ फिज़िक्स ये हमारा बहुत ही लार्ज है, ठीक है। एक छोटी चीज़ से लेकर के एक बड़ी चीज़ तक, ठीक है, सब कुछ आपका फिज़िक्स के अंडर में स्टडी किया जा सकता है। अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में बात करें, जो आप अभी आगे पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है, मास, लेंथ और टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लेंथ के लिए बात करें तो हम इतनी छोटी डिस्टेंस यानी कि 10⁻⁻15 मीटर के बराबर की डिस्टेंस, जो कि आपका क्या होता है, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है, से लेकर के 10⁻26 मीटर तक की डिस्टेंस, जो कि आपका साइज़ ऑफ यूनिवर्स होता है, इस लेंथ की रेंज को हम लोग फिज़िक्स के अंडर में स्टडी करते हैं, ठीक है। क्लियर? मास के रेंज की बात करें तो मास एज स्मॉल एज 10⁻³ kg से लेकर के, यानी कि जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, से लेकर के 10⁻30 kg तक, जो कि मास ऑफ
सन होता है, ठीक है। इस रेंज के मास को हम लोग फिजिक्स के अंडर में स्टडी करते हैं। देन टाइम की बात करें तो टाइम सच एज 10⁻⁻23 सेकेंड्स, जो कि आपका टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी किसी न्यूक्लियस के अंदर की डिस्टेंस को क्रॉस करने में लाइट को जो समय लगता है 10⁻⁻23 सेकेंड से लेकर के 10⁻18 सेकेंड तक की डिस्टेंस, जो कि आपका लाइफ ऑफ सन मानी गई है, ठीक है। इस रेंज के टाइम को हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्कोप ऑफ फिज़िक्स है वो कितना लार्ज है, ठीक है। तो बच्चों, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ फिज़िक्स इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, कि फ़िज़िक्स जो है वो आपका हर फील्ड में एप्लीकेबल है, ठीक है। कुछ जनरल एप्लीकेशन या टेक्निकल एप्लीकेशंस जो हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा, अगर जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज, ठीक है, आप सब 9th-10th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो ये आपको इसका एप्लीकेशन इन जनरल आपको न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा है, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो इसका ही एप्लीकेशन हमें किस में दिखाई पड़ता है? रॉकेट प्रपल्शन में, यानी कि फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स में। बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे हम लोग, उसका एप्लीकेशन हमें दिखाई पड़ता है एरोप्लेन का विंग डिज़ाइन में। देन थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन हमें दिखाई पड़ता है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर डिज़ाइन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें, जो आप 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप 12th में पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन हमें दिखाई पड़ता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, मोटर में, फर्नेसेस में। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की अगर हम बात करें, आप सबको पता है, ठीक है, जो हमारे पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, ये आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर भी बेस्ड होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, ठीक है, ये जो वाटर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि एक सर्टेन हाइट पे वाटर आपका स्टोर है, वहाँ पर उसके पास क्या है, अगर हमें पता है कोई चीज़ आपकी हाइट पर है तो उस पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन थर्मल पावर स्टेशंस की बात करें, थर्मल पावर स्टेशंस में आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोल को जला करके, ठीक है, पावर जनरेट करते हैं। तो जो केमिकल एनर्जी ऑफ कोल है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, ठीक है, दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग फिजन की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट एनर्जी यूटिलाइज़ की जाती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लोग पावर जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में ये डिस्ट्रक्शन करने के काम भी आ सकता है, आपको पता है, ठीक है। सेम फिनोमिना पे, ठीक है, आपका एटम बॉम्ब भी बेस्ड होता है, ठीक है। एक्सरे का नाम सबने सुना है, ठीक है, ये आपका एक्सरे मशीन्स में यूज़ होता है, जो कि जनरली हमारा फ्रैक्चर वगैरह डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कंप्यूटर और कैलकुलेटर्स जो है वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आप 12th का आपका लास्ट चैप्टर है वहाँ पर आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आप उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। सो देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। वन इज़ जो आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे, वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सेकेंड इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है।
ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिससे क्या होता है, कोई भी दो मास बॉडीज़ जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती हैं वो हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, यानी ये क्या होती हैं, आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम देखते हैं भाई क्या हो रहा है। ठीक है, अर्थ जो है वो हमारा सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर हम अर्थ की सरफेस के ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या है, अर्थ की सेंटर की तरफ आपकी अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर लग रही है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्सेस जो हैं दे ऑपरेट एट लार्ज स्केल। ठीक है, और तीसरा, ये आपकी वीक फोर्सेस में काउंट होती हैं। वीक फोर्सेस में काउंट क्यों होती हैं, क्योंकि किसी बॉडी को हमें दूसरी बॉडी से दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, ठीक है, अगर हम इस बॉडी को या इसको ऐसे छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जो चोट लग सकती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसको हमने रखा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन अगर हम इसको इससे दूर ले जाना चाहें तो क्या है, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमें इस बॉडी को इससे सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसी हैं, वीक फोर्सेस हैं। ठीक है, दीज आर द वीक फोर्सेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो आपकी वीक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अब आपको पता है दो टर्म से मिलके बनी है। पहली आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी आपकी मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो अगर दो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स कैसा भी हो सकता है, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल्स अपोजिट नेचर के हैं, मतलब एक पॉजिटिव पार्टिकल एक निगेटिव पार्टिकल के साथ अगर इंटरैक्ट करेगा, इसके हम साथ में लेकर के आते हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी हो जाएगी, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर यही दो सिमिलर चार्ज आ जाएं एक दूसरे के पास में तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। यानी ये कैसी हो जाएगी, नेचर में रिपल्सिव हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ मैग्नेट के साथ में होती है। मैग्नेट के साथ में क्या होता है, अगर दो मैग्नेट्स को हम लोग पास लेकर के आते हैं, ठीक है, तो आपको पता है मैग्नेट्स में क्या होता है, पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, अगर लाइक पोल्स पास में आएंगे, ठीक है, लाइक पोल्स, मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, इनको हम पास में लेकर के आते हैं तो क्या होगा, अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल पास में आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि रिपल्सिव फोर्स हो जाएगी। और अगर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल के पास में आता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कैसी हो जाएगी, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो आपकी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, यानी अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करें, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे मैग्नेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो जो फोर्सेस आपकी लगेंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहलाएंगी। ठीक है, बात करेंगे जब हम लोग 12th में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो फोर्सेस होती हैं वो कैसी होती हैं, ये माइन्यूट लेवल पे, मैंने बताया आपका चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। ठीक है, तो
यानी कि जब इतने माइन्यूट लेवल पे लग रही हैं तो क्या है, इनका जो ऑपरेशन स्केल है वो बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक है। मतलब छोटे से छोटे पार्टिकल्स के बीच में लग सकती हैं और बड़े से बड़े पार्टिकल्स के बीच में भी लग सकती हैं। ठीक है, तो इनका जो है ये छोटे से लेकर मतलब स्मॉल स्केल से लेकर के लार्ज स्केल तक भी आपका ऑपरेट करती हैं। ठीक है, एंड दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। ठीक है, ये आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, क्योंकि भाई क्या है आपका, ये जब अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं तो जनरली अगर हमारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, आपने देखा है अगर एक दूसरे से अगर ये अट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर इनको छुड़ाने के लिए, अलग करने के लिए हमें बहुत ही लार्ज फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो क्या है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। ठीक है, क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू लॉज गवर्निंग द एंटायर फिजिक्स। ठीक है, व्हाट आर दोज लॉज? सबसे पहले क्या है आपका, कंजर्वेशन लॉ है। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ क्या है आपका, तो बेसिकली किसी भी कंजर्वेशन लॉ की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन लॉ क्या है, ठीक है, कि दैट थिंग, जिस भी कंजर्वेशन लॉ की हम बात कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो उसको बनाया जा सकता है ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ये कहलाता है आपका कंजर्वेशन लॉ है। अब कितने प्रकार के कंजर्वेशन लॉ हैं? ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रकार के कंजर्वेशन लॉज हैं हमारे पास में। सबसे पहला मास कंजर्वेशन की बात करते हैं। मास कंजर्वेशन क्या कहता है? मास कंजर्वेशन कहता है कि किसी भी बॉडी का या किसी भी एटम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास इज़ नॉट डिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, मास डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, इसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि आगे अभी जब आप पढ़ेंगे 12th में तो आप देखेंगे कि इस लॉ को काफ़ी हद तक चैलेंज किया गया है। ठीक है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको चैलेंज किया गया है। और एक फिनोमिना ऐसा है जिसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है, वहाँ पर ये लॉ जो है वो आपका फेल हो जाता है। ये कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो आपका फेल हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो सेम चीज़ है, इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सेम चीज़ मोमेंटम के लिए। मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम क्या है? कोई भी बॉडी जिसके पास मास है और अगर वो सर्टेन वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, मास हैविंग अ वेलोसिटी इज नोन एज इट्स मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम। तो मोमेंटम को भी हम लोग कंजर्व करते हैं, यानी कि अगर कोई बॉडी मोमेंटम में है, मूव कर रही है, तो उसकी जो मोमेंटम है वो आपका कंजर्व होगा। इसके मोमेंटम को ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम लोग जनरेट कर सकते हैं। जिस मोमेंटम में सिर्फ उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज द चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेम थिंग, द सेम स्टेटमेंट गोज देयर। ठीक है, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप इन जनरल ये लिख सकते हो, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो बस आप किसी के भी, मगर मास है तो मास रख दीजिए, यहाँ पर एनर्जी है तो एनर्जी रख दीजिए, मोमेंटम है तो मोमेंटम रख दीजिए, चार्ज है तो चार्ज रख दीजिए। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, तो ये हमने छोटे से में आपका फिजिकल वर्ड जो है उसको हमने कवर करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब
क्यों हमने ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि आपका जो एकेडमिक्स में है वो आपका इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ना तो आपका बहुत ज़्यादा इससे कवर होता है, एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे आते हैं, तो हमने इसीलिए इसको शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। अब इस पे हम लोग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो आपके इस पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है, आइंस्टाइन के एक फेमस कोट से, ठीक है। आइंस्टाइन ने कहा था कि वर्ल्ड या संसार में जो सबसे ना समझे जाने वाली चीज़ है, ठीक है, उसको वो क्या है कि उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। यानी संसार की सबसे जो मोस्ट डिफ़िकल्ट बात क्या है, सबसे कठिन बात क्या है कि उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। द स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज़ दैट इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है क्या कि अगर हम देखें, ठीक है, कि फिज़िक्स में आप बात करते हैं, हमने देखा अभी फिज़िक्स के रेंज की हमने बात की, तो फिज़िक्स की रेंज में क्या है आपका कि एक एटॉमिक लेवल से लेकर के और एस्ट्रोनॉमी के बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट तक को हम लोग फिज़िक्स के सिर्फ कुछ लॉज की मदद से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। फिज़िक्स के सिर्फ कुछ नियम हैं, जिन नियम को हम लगाते हैं वो नियम हमारे उन लॉज को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट कहीं हद तक आपका ट्रू है कि दुनिया की जितनी भी कठिन चीज़ें हैं वो क्या है कि वो बहुत ही आसानी से समझी जा सकती हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन चीज़ हो। द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज़ दैट इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल, कि उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो हम लोग फिजिक्स की मदद से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आई थिंक जब आइंस्टाइन ने ये स्टेटमेंट दिया होगा तो उनका कुछ मतलब ऐसा ही रहा होगा, ठीक है। तो अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है, अबाउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ कि एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी स्टार्ट्स विद हेयरसे एंड एंड्स एज अ डॉगमा, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि दुनिया में जितनी भी थ्योरीज़ हैं, फिज़िकल थ्योरीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं किसी र्यूमर के साथ में, ठीक है, कहीं सुनी बातों के साथ में शुरू होती हैं, ठीक है, और अंत में ये मानते हुए कि ऐसा ही होता है, ठीक है, इसके साथ में आपकी ख़त्म होती हैं। तो अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं टॉलमी, ठीक है, दैट इज़ नोन एज टॉलमी। टॉलमी ने क्या प्रिंसिपल दिया, क्या सिद्धांत दिया, क्या थ्योरी दी? उन्होंने बोला कि जो हमारी अर्थ है वो अर्थ क्या है? स्टेशनरी है, ठीक है, और जो प्लैनेट्स हैं, जो सन है एंड other planets they revolve around earth, ठीक है। तो ये टॉलमी का फर्स्ट स्टेटमेंट था, जिसके बारे में उन्होंने ये माना कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है? हमारी स्टेशनरी है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आज के समय में तो सर नहीं है, ठीक है। तो ये हमें आज के समय में पता चला, जब हम वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा अर्थ के बाहर जाकर के, हमने देखा कि भाई क्या है, अर्थ हमारी रोटेट हो रही है और सन जो है वो स्टेशनरी है। तो इसके बाद जो आपका पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, राइट कॉन्सेप्ट था, वो किसने दिया? गैलीलियो ने दिया, ठीक है, गैलीलियो ने दिया।
गैलीलियो ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया अर्थ के बारे में कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अर्थ स्टेशनरी है, अर्थ आपकी रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो गैलीलियो ने ये पहला कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, जो अर्थ है वो स्टेशनरी नहीं है, बल्कि सन स्टेशनरी है और अर्थ उसके चारों तरफ आपकी रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। लेकिन अब इस थ्योरी के लिए जो उस समय था, ठीक है, रोम ने उसको पनिश किया, ठीक है, कि तुम जो स्थापित सिद्धांत हैं उनके खिलाफ जा कर के, ठीक है, क्या कर रहे हो, हमको गलत चीज़ें बता रहे हो, गलत कॉन्सेप्ट बता रहे हो, ठीक है। तो उसको गलत कॉन्सेप्ट्स बताने के जुर्म में क्या किया गया, पनिश किया गया, ठीक है। लेकिन बाद में चल कर के न्यूटन और केपलर जैसे साइंटिस्ट ने, ठीक है, न्यूटन और केपलर जैसे साइंटिस्ट ने जब इस सिद्धांत को ही प्रूफ किया, इस प्रिंसिपल को प्रूफ किया कि नहीं, जो गैलीलियो ने कहा था वो चीज़ सही थी, तब उसकी बात को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है कि दुनिया में हर चीज़ जो है, जो भी फिज़िकल लॉज बने हैं, जो भी फिज़िकल थ्योरीज़ बनी हैं, वो किसी ना किसी र्यूमर के साथ में शुरू होती हैं और आपका बाद में ये मानते हुए कि हाँ ऐसा ही होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डॉगमा कहते हैं, उस पे जाकर के आपकी ख़त्म होती है। तो बच्चों, इसी के साथ ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।